प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 4399 दिन उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में बिता लिए हैं और इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड था, जब 4398 दिन उन्होंने ऑफिस में पूरे किए थे। आपको बता दें कि 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जब देश आजाद हुआ था। नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आए और 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। अब ये रिकॉर्ड जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो गया है। 12 साल को पूरा देश जो है वो मना रहा है। कईयों की शिकायतें भी हैं और कई लोग जो हैं इसको जश्न की तरह मना रहे हैं। उत्तराखंड में भी इसे कई लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ शिकायत करना चाहते हैं, कुछ जगह विरोध भी हो रहा है और कुछ जगह जश्न भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ देहरादून के प्रबुद्ध लोग हैं जो हमें बताना चाहेंगे कि इन 12 सालों में देश के लिए क्या क्या ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, और क्या क्या शिकायतें हैं, जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, या फिर किन किन जो विकास के माध्यम हैं या जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, इस पर जानते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 12 साल हो गए हैं, 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। उत्तराखंड के लिए क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। मैं देश की बात करना चाहूँगा। पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने पद ग्रहण किया तो देश एक बदलाव के दौर पे आया और प्रधानमंत्री एक बदलाव के रूप में आया और देश की जनता ने चाहा कि शायद उत्तराखंड में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं कि हाँ, हमारी बुनियादी ढांचा, जो सड़कों का जाल बिछा, नए नए एयरपोर्ट बने, डिजिटल पेमेंट में हम पूरे वर्ल्ड में आगे आए, ये कुछ बातें 356 हुआ। नोटबंदी को कुछ लोग अच्छे और कुछ बुरे के रूप में भी लेते हैं। नोटबंदी किया उन्होंने, लेकिन उसके नकारात्मक भी बहुत कुछ पहलू है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हमारे हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा, हमारे समाज में ऐसा बिखराव कभी पैदा नहीं हुआ था जो आज की देश में हम देखते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों को एक दूसरे से हम संदेह की देखते हैं, हम भाई भाई के रूप में रहते रहे थे। लेकिन इस प्रकार आज किसानों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। किसान किसानों के लिए उन्होंने सड़कों पे कीलें बिछा दी थी, लेकिन किसान ने अपने संघर्ष के बल पे अपनी मांगें मनवाई। वो कानून को वापस करने के लिए मोदी जी को मजबूर किया। तो हम इसको दोनों पहलू के रूप में लेंगे कि कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ खराब मानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि देश में जब हमारे समाज में बिखराव हो रहा है तो ये सबसे बड़ा बुखरा है। एक हम जिस प्रकार एक मिलजुल के रह रहे थे, आज हम संदेह की देश में रहने वाले। आने वाले में भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि हमारे देश के भी टुकड़े होने हो जाए, मुझे ये डर है। बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया है, आपके और साथियों से जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए, और दूसरी चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जिस तरह से देश में नफरत का माहौल बना है, क्या कुछ अच्छा हुआ है, और क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड ने क्या खोया है, क्या पाया है इन 12 सालों में? मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं समाज सेवी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा ज़्यादातर जो वॉलंटियर वर्क है वो ट्राइबल्स के साथ में है, जो यहाँ की घुमंतू जातियाँ हैं उनके साथ में ज़्यादा है। जो सरकार हमारी जो आई थी, मोदी जी आए थे तो एक बड़ी उम्मीद लेके आए थे। हम लोगों को एक आशा थी कि परिवर्तन होगा, एक विकास की ओर हम जाएंगे, ये सोचा था। लेकिन अब नहीं हुआ। ये जो आशा थी उस पर खरी सरकारें नहीं उतरी। हमारे राज्य में भी सरकार बनी, केंद्र में भी बनी, लेकिन नहीं हुआ। मैं बात करना चाहता हूँ वनाधिकार कानून की। वनाधिकार कानून जो है, क्योंकि वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75% जो जमीन ऐसी है, 75% जमीन में अब मोस्टली 65% तो जंगल ही है और बाकी कुछ बची है, असिंचित है। किसानों के लिए बहुत कम जमीन है, उखड़ी जमीनें हुआ करती थी, वो करते थे। और जो हमारी परंपरागत जातियां जो घुमंतू थी, चाहे बनगुजर को लो, भेड़ पालक ले लो, तो ये क्या थे, ये माइग्रेट करते थे 6 महीने हिमालय में, 6 महीने तराई वाले इलाका में। अब ये था कि इनके लिए पहले सदियों से चले आ रहे थे। आज सरकार ने वनाधिकार कानून को लागू करना चाहिए तो वो तो नहीं किया। ऊपर से इनमें एक कुरीतियां थी जो पहली सरकारों के समय बंद हुई थी। वो थी क्या कि एक तो थी सलामी,
दस्तूरी। दूसरी, राहदारी टैक्स के नाम से जो पैसे लिए जाते थे वो बंद कराई गई, वो बंद हुई, पुरानी सरकारों ने बंद करी। और पुरानी सरकारों ने वनाधिकार कानून बनाया जिसे लागू इन्हें करना चाहिए था, इन्होंने नहीं करा। आज भ्रष्टाचार के अंदर ये आ गए, जो पैसे देता है, वीडियो भी आज बन जाए, लोग वीडियो बना लेते हैं कि पैसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा है और जो समाज में एक असमानता का माहौल जो पैदा हो गया है वो वर्तमान में है, पहले ये सब चीजें नहीं थी। मेरी गुजारिश है कि ये जो परिवारों में विघटन, राज्य में प्रवट जो है, हमारी जातियों में हम सब मिलके भाईचारे के साथ रहते थे, वो आज नहीं है। इसके लिए भाईचारा खत्म मत करो। और देखिए, एक लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, जरा सा कुछ जश्न होता है, अब वो उन्होंने कह दिया कि भाई नेहरू जी से महान है, अब जश्न मनाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य बना 25 साल हो गए, 25 साल पूरे कर लिए हमने, और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पैसा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जनता तो ठगी जा रही है ना, जनता तो बिल्कुल ठगी जा रही है। यहाँ पे वन अधिकारों को लेकर अगर हम बोले तो वही नहीं मिले हैं जो जल जंगल जमीन पे पहाड़ के लोगों का हक होना चाहिए, वो छीनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो 100% छिड़ गए, उसकी तरफ तो चर्चा करते ही नहीं है, और ऊपर से लड़ाई की बात करते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक तो इन्होंने सदियों पहले बने थे परमिट, जिस परमिट के आधार पर ये माइग्रेट करते थे। उस समय मान लीजिए किसी का 50 भैंस का परमिट है या 20 भैंस का है, वो दादा के नाम परमिट था, वो परमिट ट्रांसफर तो करा नहीं इन्होंने अपनी एक रणनीति के तहत, और भैंस बन गई। जब इंसान बढ़ रहे हैं तो पशु नहीं बढ़ेगा क्या? उसमें क्या फैमिली प्लानिंग उन पर ही है? तो अगर 20 भैंस का परमिट है तो 20 भैंस को पूछ गणना कर लेंगे, पूछ गणना होती है इनकी, उसमें छोटे बच्चे सब वजह, उसमें कुत्ता भी आ जाता है, 50 जानवर, और 50 से ज्यादा 51 भी हो गए तो वही पैसे दे दे, ढीले कर जे, तब जाने दूंगा, नहीं तो रोक देंगे तो वापस ले। जो रास्ते में जा रहा है वो डंगर को वापस कहाँ छोड़ेगा? यहाँ से भैंस जाएगी, रास्ते में बच्चा हो गया तो एक बढ़ गया जीव, उसको भी कह देंगे कि भैया ये इसके नाम पे पैसे दे। ठीक है। तो ये सब ये भ्रष्टाचार को जन्म देने के ये रणनीति बना ली इन्होंने। ठीक है सर, अपने बारे में बताइए। और जैसे सर ने कहा कि वन अधिकारों को देखा जाए तो लोगों को हक नहीं मिल रहा है, और जिस तरह से जो जनजातियां हैं उनको लेकर पहाड़ों में समस्या आ रही है, आपको क्या लगता है कि जो 12 साल प्रधानमंत्री मोदी के हुए हैं, उत्तराखंड में क्या विशेष हुआ है, जो बेहतर हुआ है या जो खराब हुआ है, कितना हुआ है और क्या होना चाहिए? ज़रूर सर, मेरा नाम नवीन कुमार सडाना है। मैं एक स्वयंसेवी संस्था से हूँ जो कि भारतीय पर्वतीय क्षेत्र पर ठोस कचरा प्रबंधन पर कार्य करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 12 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 में सरकार पहले बनकर आई थी, तीसरा टर्म उनका भी चल रहा है। जब उन्होंने वहाँ पर एक नारा दिया था, जब ये सरकार बनकर आई थी, कि सबका साथ और सबका विकास, और बाद में इसको चेंज करके सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा दिया गया। कुछ चीज़ें बहुत बेहतर भी हुई हैं और कुछ चीज़ों पर मैं आज आपसे बात भी करना चाहूँगा। जैसे मेक इन इंडिया की बात उसमें कही गई थी, डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, स्वच्छ भारत अभियान की बात कही गई थी, इंटरनेट और आईटी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने की बात की गई थी, इसके साथ ही कनेक्टिविटी बिटवीन दी स्टेट्स, इसको लेकर के बात की गई थी। ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। और इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्होंने मैं क्योंकि उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ तो मैं उत्तराखंड की बात करूँगा। अगर आज आप देखें पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से, तो उत्तराखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है जो कि 4 धाम यहाँ पर आते हैं, तमाम पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। एक संख्या लिमिट होनी चाहिए जो कि नहीं है। उसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो हम सबके सामने है। जिस तेजी से जंगल उत्तराखंड के कटे हैं, जिस तेजी से पर्वतों में, प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने के बाद से और पॉपुलर हो गई है 4 धाम, अब वो तीर्थाटन से पर्यटन हो गया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो चीज़ें थी, एक पहले कहा जाता था, मैं अपने परिवार में सुनता था कि ये एक तीर्थ यात्रा होती थी। आज तो ये मौज मस्ती और एक पर्यटन हो गया रह गया है। 4 धाम नहीं रह गया। तो जब से इसको प्रमोट किया गया है, जब से इन सब चीज़ों की चर्चाएं हुई हैं, तब से इसका एक दुष्परिणाम भी जो है हम सबने अपने सामने देखा है। जिस तेजी से जल, जंगल, जमीन और जलवायु ये विनाश की ओर गई है उत्तराखंड के अंदर, शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। जिस तेजी से सड़कें बनी हैं, जंगल कटा है, अब आप देखिए उत्तराखंड की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर एक गिलास में जितना पानी आ सकता है उतना ही आएगा, उसके ऊपर डालेंगे तो छलक जाएगा। वही हाल यहाँ का भी है। जिस तेजी से पर्यटक यहाँ लगातार आते जा रहे हैं, बॉटल नेक बनता जा रहा है, क्लोज होता जा रहा है, तो इस दिशा में काम नहीं हुआ है और इस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। जल, जंगल, जमीन, इसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है
सर आप बताइए अपने बारे में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या बेहतरी होनी चाहिए और कितना दुष्प्रभाव पड़ा है या बेहतरी ऑलरेडी हुई है इन 12 सालों में। देखिए, मेरा नाम अमर सिंह धुंता है। मैं आरटीए क्लब का संस्थापक हूँ और महासचिव हूँ। पहले मैं बात करता हूँ अपने उत्तराखंड की। उत्तराखंड का अगर विकास किया है तो नारायण दत्त तिवारी ने किया है। उसके अलावा किसी मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड का विकास नहीं किया। आज जो तिवारी जी फसल बो गए थे, लगा गए थे, ये उसको प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो कैसे देखते हैं? हमने जब उत्तराखंड की बात करी ना, तो उस फसल को हम काट रहे हैं। अब इस हद तक काट चुके हैं तो शायद उसकी जड़ें भी हम खत्म कर चुके हैं। उत्तराखंड का तो विकास की जगह पूरे तौर से विनाश हो चुका है। अब आते हैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में। प्रधानमंत्री ने देखिए जो काम करे हैं, विकास और विनाश, कुछ शिकायतें भी होती हैं, कुछ आरोप भी होते हैं, कुछ विकास भी होते हैं, एक साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने जो आए मोदी जी, उन्होंने सबसे पहला जो काम करा, शुरुआत जो करी, वो हमारे देश की जो सीमाएं थी उन्हें सुरक्षित करा। आज इतनी सुरक्षित है कि शायद किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हमारी सीमा को लांघ सके, बुरी नज़र से देख सके। दूसरा करा उन्होंने कश्मीर से 370 हटाई, 35 ये हटाई, जो किसी भी सरकार की न हिम्मत थी, न किसी के अंदर इतनी विल पावर थी कि इन आर्टिकल 370 को हटा देती या 35 ए को हटा देती, क्यों उनका वोट बैंक था। तीसरा विकास उन्होंने जो करा, जो आज के जो स्थिति है उसको देखते हुए मोदी जी के आने के बाद मेरा ख्याल है 95% से ज़्यादा रेलवे इंजन जो इलेक्ट्रिक है, पहले डीजल के थे, और आज भी वो डीजल के होते, तो जहाँ आज स्थिति ईरान, इराक, अमेरिका और यूक्रेन की और हमारे इसराइल की है, तो शायद हमें सिर्फ ट्रेन चलाने के लिए इंजन भी ना मिलता, ट्रेन ही ना चलती, मारो मार होती, टिकटें महंगी हो जाती। इलेक्ट्रिक होने की वजह से हम उस दौर से बच गए हैं कि हमें ट्रेन के इंजन में डीजल की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक है। तीसरा करा यूक्रेन ने, ये इसराइल ने लड़ाई करी, युद्ध में फंस गया। अमेरिका ने लड़ाई करी, युद्ध में फंस गया। रशिया ने लड़ाई करी, युद्ध में फंस गया। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करा, 2 दिन में खत्म कर दिया उन्होंने, और युद्ध में नहीं फंसे। अगर हम तो उस समय युद्ध में फंस जाते तो आज जो परिस्थितियां वर्तमान में उसकी दुनिया की है, हम बहुत इस समय शायद घर घर में रोटी बना मिलते खाने की इतनी महंगाई बढ़ जाती। ठीक है, और हम आपसे बात करते हैं सर, अपने बारे में बताइए। और मेरा नाम जैसे दिनेश भंडारी है। मैं श्रमिक संगठन में काम करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। हम्म। जहाँ तक श्रमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इनका कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक कहूँगा मैं, क्योंकि एक तो इन्होंने पेंशन बंद कर दी, वो एक ओल्ड एज का एक सहारा था। दूसरी ओर जितनी भी फैक्ट्रियाँ OPS है, हाँ, और दूसरा जो भी फैक्ट्रियाँ थी आज प्राइवेटेशन की तरफ, अभी हरिद्वार में इतनी प्रॉफिट में चल रही जो है, वो फैक्ट्री बेच दी। अब प्राइवेटेशन होने से क्या हो रहा है, श्रमिकों का वो दोहन करते हैं, और श्रमिकों का दोहन करते हैं, इससे वो जो है रोजगार भी कम हो रहे हैं धीरे धीरे, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अपना नज़रिया एक अलग है। दूसरा ये कि आज आपने देखा होगा कि बेरोजगारी चरम पे है। दूसरा अभी अग्निवीर, आपने जो एक फौज में जो है, जो रेगुलर जो रोजगार मिलता था वो खत्म कर दिया, अग्निवीर शुरू कर दी। तो इस पॉइंट, श्रमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगा इनका कार्यकाल निराशाजनक। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर जो अपनी बात रखना चाहेंगे। सर आप कैसे देखते हैं इन 12 सालों को, और कितना अचीवमेंट रहा है, क्या चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए? मेरा नाम मोहन सिंह खत्री है। मैं इस उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, और मैं जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात आप कर रहे हैं कि मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए कर दिया, पूरे देश को क्या कर दिया, मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड को उसने, उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को बेच दिया। उन्होंने क्या नहीं बेच दिया, हवाई अड्डे, तेल क्या नहीं बेचा, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, क्या क्या रह गया। अब बेचने को क्या रह गया। अब हमारी जितनी बढ़िया जो प्रॉफिट में फैक्ट्रियां चलती, दवाई है या कोई भी फैक्ट्रियां, सारी फैक्ट्रियों को उसने बेचने का काम लगा। अडवाणी, अंडानी, इन लोगों को ये सब ये बेचने का काम ही तो कर रहे हैं। किस वजह से? हमने उत्तराखंड के लिए, हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी कि हमारी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होगा, कि हमारा होगा, जिससे हमारा जल, जंगल, जमीन, प्लान रुकेगा। क्या प्लान रुक रहा है? सब चल रहा है। आपने बद्रीनाथ जैसी जगह में जेसीबी चला दी, बद्रीनाथ की जड़ में जेसीबी चला दी, आप उसका दंडन कर रहे हैं। नदी को, नदी में कहीं जेसीबी चलती है क्या?
आपने जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान में आपने नदी के अंदर कैसी, जैसी बद्रीनाथ को बद्री विशाल की कृपा से हम लोग आज थोड़ा जिंदा हैं। पूरी देवभूमि के हम 5 गंगोत्री यमुनोत्री केदार बाबा की वजह से हम आज इतना इस उत्तराखंड को कैसे बचा रहे हैं कि वो भगवान की देन से हम आज थोड़ा अपने को महसूस कर रहे हैं। तो उस जगह तीर्थाटन या पर्यटन बना दिया, लोग पर्यटन के नाम पे घूमने आ रहे हैं, वहां मौज मस्ती कर रहे हैं। जितनी भीड़ और जितने गलत, हम तो ये जाते हैं, यात्रा होती थी उस समय जो पैदल जाते थे, वो आएंगे नहीं आएंगे, उस जमाने में लोग घर से निकल गए, हम तो चले गए अब यात्रा में, अब पता नहीं मिले है ना मिले। अब वो थोड़ा ही है, अब तो लोग मौजी मस्ती, दिल्ली से रोड, अरे रोड बना दिया आपने, रोड क्या करते, दिल्ली से 3 घंटे अपने ISBT से हमें अपने घर आने 3 और लग जाते हैं, 6 घंटे। तो ऐसी रोड की हमें क्या जरूरत है, रोड के बारे में करते हैं। आज आपने पूरा पहाड़ को हिला के रख दिया, हर जगह पहाड़ों की जो स्थिति है, क्या है स्थिति की, आप रेल चली जाएगी, रेल जाएगी क्या कर लेगी, जो पहले भी तो पहाड़ होते थे, एक्सीडेंट कम होते, आज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप स्वास्थ्य की सेवा को देखो ना, कहाँ है। हमने कहा था आपने मेडिकल कॉलेज, आपने आप बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, आप तो यहाँ आप कहते थे मैं तो केदारनाथ की पहाड़ियों में रहा, यहाँ रहा, वहां रहा। तो आपने जब देखा तो आप प्रधानमंत्री बने ना उसके बाद जाके, तो आपने क्या करा है उत्तराखंड। आयुष्मान को लेकर क्या सोचते हैं? आयुष्मान भी उन्होंने चलाया, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता। आयुष्मान चल रहा, हम ये नहीं कह रहे, पहले भी तो मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड बना था मुख्यमंत्री का कार्ड चलता था, आयुष्मान भी चल रहा। आयुष्मानों से लोगों की बहुत कम वो हो रही है, जिससे लोगों को दर्द देखे जा रहा। वो तो यहाँ पे अब नए नए जो स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं वो थोड़ा सा देख रेख कर रहे हैं, जो पहले मंत्री आए थे वो तो क्या अपना कर गया, वो भी रमता जोगी थे, चले गए, थैला लेके चले गए। तो यहाँ पे हमने कहा, जैसे मोदी जी कहते हैं हम आए थे और चले जाएंगे, अरे देश के लिए कुछ करके जाओ, जो आपने करा आज दिन तक, क्यों आप वो करते हो। इस उत्तराखंड के जो भविष्य को, उन शहीदों के जिन्होंने वजह से आज उत्तराखंड राज्य बना, आज उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। क्या है देखने वाला, आज यहाँ पर भ्रष्टाचार, कितना भ्रष्टाचार हो रहा। आप कह रहे हैं यहाँ पे कि हम फिलिट कम कर देंगे, ये कर देंगे, गाड़ियां कम कर दें। अरे आप अधिकारी को देखो ना, स्कूल के बच्चों को लेकर आपने ये करा कि स्कूल के बच्चे, सचिव, उप सचिव, इन्हें गाड़ियां दोगे आप। कितना भ्रष्टाचार हो रखा है यहाँ पे। आप राजधानी बनाओ, आप पहाड़ का प्लान लगाओ, आप एम्स हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाओ। गैरसैंण में क्या, हम राजधानी की बात है, गैरसैंण में क्यों नहीं बन रहा है, आप हॉस्पिटल बनाओ ना, जहाँ से लोगों को कुछ होना है। भाई प्लान क्यों रुका, प्लान रोकने के लिए कई काम करने पड़ते हैं। ये है मेरा। ठीक है सर, आप अपने बारे में बताइए और क्या सोचते हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम विनोद नोटियाल, मैं अखिल भारतीय समानता मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। देखिए, मोदी जी ने जो बढ़िया काम किए वो तो आए दिन हम लोगों को बड़े बड़े अखबार के विज्ञापनों में, टीवी में, सब जगह दिखते ही रहते हैं। और एक सामान्य तौर पे एक जो बहुत बढ़िया काम था, जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का, जिसको पूरी पब्लिक ने सराहा था कि बहुत अच्छा काम है 370। और मजे की बात ये थी कि उस 370 में इनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन बहुत खुशी हुई कि इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने एक चीज को इम्प्लीमेंट किया। दुख इस बात का है कि उसकी आड़ में बहुत सारे जो ऐसे काम हुए जो मैनिफेस्टो में नहीं थे। अगर वो मैनिफेस्टो में होते तो हो सकता है जनता इन्हें उसी दिन नकार देती। जैसे आर्टिकल 370, ये अनुच्छेद 370 में कि आड़ में इन्होंने 334 पास किया। अभी आप लोगों को पता होगा, जो 10 साल के आरक्षण बढ़ाया गया, वो कहीं मैनिफेस्टो में नहीं था, वो इन्होंने गोपनीय ढंग से 370 की आड़ में उसको भी बढ़ा दिया। सेम इसी तरह से 2015 में बिना किसी डिमांड के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने SC ST प्रिवेंशन और एट्रोसिटी एक्ट में इतनी कठोर धाराएं और जोड़ दी जो किसी की डिमांड नहीं थी, ये इन्होंने अपने से जोड़ दी उसमें, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कैंसिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन मतलब दुर्भाग्य की बात यह है कि विद इन ए मंथ उस पर संविधान संशोधन करके लोकसभा में उसको पारित करवा दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मतलब ये हम कह रहे हैं देश को आप विकास की तरफ ले जा रहे हैं, देश को आप समरसता की तरफ ले जा रहे हैं, आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। मतलब जिस चीज की डिमांड नहीं हो रही वो कर रहे हैं। इसके विपरीत अभी आप देखिए 2026 में जो UGC एक्ट आया है, UGC एक्ट में रोहित वेमुला की जो मौत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य निर्देशन दिए थे कि कुछ इसमें जो आपका पुराना है उसको देख लीजिए एक बार, जो रेगुलेशन है वो 2013 का है। अब उस रेगुलेशन में आपने क्या किया कि कोई डिमांड नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इसको OBC में शामिल करो या आप इसमें और कठोर कर दो। इन्होंने उसमें सबसे बड़ी हिंदुओं को बांटने के लिए OBC को उधर डाल दिया, SC ST और बाकी लोग थे OBC को उधर डाल दिया। और मजे की बात, जो उसमें आर्टिकल 3 जोड़ा गया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका बच्चा, अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों को UGC में सामान्य वर्ग को इन्होंने जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया है, ये उसका विश्लेषण है, आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछ लीजिए।
उसका विश्लेषण यह है कि आप सामान्य जाति के व्यक्ति को पैदा होते ही, वो माँ के पेट में जब उसने रिसीव किया, कंसीव किया है, उसी दिन से वो जन्मजात अपराधी हो गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उधर से आपने ओबीसी को हटा दिया, उसमें जोड़ दिया। अब आप किसी मेरिटोरियस बच्चे का अगर भविष्य खराब करना चाहते हैं तो आपके पास उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने ये कह दिया, अगर आप झूठी शिकायत भी करते हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह के नियम बनाना पूरे भारत के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और अभी लेटेस्ट आप लोग नीट पे जो देख रहे हैं आप, मतलब जब मंडल कमीशन आया था उस समय लाखों बच्चों ने, मतलब हजारों बच्चों ने, लाखों बच्चे सड़कों पर उतरे थे और उसमें कई बच्चों ने आत्महत्याएं की थी। यही इस समय नीट के तहत हो रहा। आपने कोटा में देखा होगा, बार बार जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद जो माँ बाप दिन रात किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, खर्चा करके कर रहा है, खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के पेपर बार बार लीक होने से उनका मनोबल कितना टूट रहा है, ये हमारी सरकार को नहीं दिख रहा है क्या? ये सरकार के नाक के नीचे नहीं हो रहा? अभी जो पेपर नीट का लीक हुआ है ये केंद्र से हुआ है। अब मजे की बात देखिए, अब हम कह रहे हैं कि इसका हम हवाई उससे एयरफोर्स से बांटेगी, थल सेना बांटेगी, जल सेना बांट। भाई ये जल सेना तब बांटेगी जब अंदर सुरक्षित रहेगा। पहले बांटने में कहां दिक्कत हुई? दिक्कत तो अंदर से हुई है, वहां कंट्रोल किसके हाथ में? तो इन चीजों पे क्यों नहीं हमारी सरकार काम कर रही है? क्यों इन बच्चों का भविष्य खराब कर रही है? आप धर्म और जाति के आधार पर इंसानों को बांटते रहो और अपनी मजे करते रहो, ये गलत बात है। ठीक है, तो हमारे साथ काफी लोग आज जुड़े हैं और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश जो है सुरक्षित हुआ है, सीमाएं बेहतर हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। तो कईयों का कहना है कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जिस तरह से पर्यावरण के साथ या वन अधिकारों के साथ खेला जा रहा है, उसको लेकर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे देश तबाही की ओर जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।